पहले बेटा हम डिस्कस करते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या होती है या पेयर प्रोडक्शन किसको कहा जाता है? देखिए बेटा, पेयर प्रोडक्शन के अंदर ये देखा गया है, इससे पहले दो हम प्रोसेसेस पढ़ के आए हैं। एक अल्ट्रा वायलेट लाइट का प्रोसेस है जिसके अंदर हमने ये देखा था कि अगर अल्ट्रा वायलेट लाइट किसी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करेगी तो मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तो ऐसी फिनोमिना जिसमें मेटल सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करने से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो, तो ऐसी फिनोमिना को जो है वो कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने देखा था, ये देखा था कि ये होता है जो है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर। और उसके अंदर हमने ये देखा था कि अल्ट्रा वायलेट लाइट या तो इलेक्ट्रॉन में कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होती है या तो अल्ट्रा वायलेट लाइट बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होती। और दूसरा हमने फिनोमिना या प्रोसेस देखा था कम्पटन इफेक्ट। उसके अंदर हमने देखा था कि ये एक्सरेज के लिए था और उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो एक्सरेज होते हैं, एक्सरेज आप कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देते हैं, रिमेनिंग एनर्जी अपने साथ ले जाते हैं। मीन एक्सरेज जो होते हैं वो पार्शियल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कर सकते हैं। और उसके बाद में बेटा जो होता है पेयर प्रोडक्शन, इसके अंदर होता है गामा रे। पेयर प्रोडक्शन जो करता है बेटा वो गामा रे करता है, ना ही एक्सरे करते हैं ना ही अल्ट्रा वायलेट लाइट करती है। अब क्यों नहीं करती, इसका रीजन जो होता है वो खुद ब खुद आगे आ जाएगा। तो इसके अंदर आप कहोगे कि वेन गामा रे फोटॉन when gamma ray photon having at least energy having 1.02 MeV or more energy, ठीक है। when gamma ray photon having 1.02 MeV or more energy comes in the vicinity in the vicinity of heavy nucleus, then it is converted into electron positron pair, then ठीक है, this phenomenon, this process is called pair production। बेटा आप इसको से कह सकते हैं कि गामा फोटॉन दी गई, ऐसा गामा रे फोटॉन जिसकी एनर्जी 1.02 MeV हो या उससे ज्यादा हो, एनर्जी 1.02 MeV हो या उससे ज्यादा हो।
तो ऐसा गामा रे फोटॉन जिसकी एनर्जी 1.02 एवीवी हो झटका या उससे ज़्यादा हो, तो हम्म ऐसा गामा रे फोटॉन जब किसी भी हेवी न्यूक्लियस के करीब आता है, तो हेवी न्यूक्लियस के करीब आने के बाद वो दो पार्टिकल्स के अंदर तकसीम हो जाता है। एक उसमें से इलेक्ट्रॉन बनता है और दूसरा उसमें से पॉजिट्रॉन बनता है। तो इस तरह से ऐसी फिनोमिना जिसमें हेवी न्यूक्लियस के पास में आने से इलेक्ट्रॉन गामा रे फोटॉन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में तकसीम हो जाए, तो ऐसी फिनोमिना को हम कहते हैं कि ये पेयर प्रोडक्शन। अब पेयर प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनते हैं। ठीक है, पॉजिट्रॉन क्या होता है बेटा? पॉजिट्रॉन के बारे में आप कह सकते हैं कि पॉजिट्रॉन को पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी आप कह सकते हैं। मास दो प्रोटॉन बेटा। आप कह सकते हैं पॉजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल होता है बेटा जिसका मास इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप कह सकते हैं बेटा कि ये दो पार्टिकल बनते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल भी बनता है और एक निगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल बनता है। अब आप इसको स्कीमेटिकली इस तरह से देख सकते हैं कि सपोज करें ये हमारे पास एक हेवी न्यूक्लियस है बेटा। सपोज करें ये हमारे पास बेटा एक हेवी न्यूक्लियस है इस तरह से। ये सपोज करें बेटा हेवी न्यूक्लियस है। आपको पता है हेवी न्यूक्लियस का मतलब है ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो, चार्ज नंबर भी बड़ा हो, मास नंबर भी बड़ा हो, तो उसको हम कहते हैं हेवी न्यूक्लियस। तो आप कहेंगे कि जब हेवी न्यूक्लियस है और एक गामा रे फोटॉन इस तरह से आ रहा होता है, और ये गामा रे फोटॉन जो विसिनिटी में, विसिनिटी का मकसद क्या होता है बेटा? विसिनिटी का मकसद है कि बिल्कुल करीब न्यूक्लियस के, और बाल बराबर जो फर्क होता है ना, हम उसको कहते हैं कि विसिनिटी। कि ये इतना करीब है कि इस न्यूक्लियस और गामा रे फोटॉन के दरमियान जो फर्क होता है वो बाल बराबर फर्क आके बचेगा। तो ये देखा गया है कि ये जो गामा रे फोटॉन है ये इसके करीब में आने के बाद दो पार्टिकल में तब्दील हो जाए। अब ऐसा क्यों करता है? क्योंकि न्यूक्लियस के करीब आने से ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में आ जाता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में आने के बाद ये गामा रे इससे स्केप नहीं हो पाता, और स्केप नहीं हो पाता तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर देता है इस तरह से। ये गामा रे फोटॉन जैसे ही आएगा तो इसमें से दो पार्टिकल बन जाएंगे। एक इसमें से इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और दूसरा इसमें से क्या बन जाएगा? दूसरा बन जाएगा पॉजिटिव। और ये जो गामा रे है इसकी एनर्जी जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1.02 एवीई होना चाहिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, हेवी न्यूक्लियस। ये हो गई पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है? इस तरह से गामा रे फोटॉन जिसकी कम से कम एनर्जी जो होती है वो 1.02 एवीवी होती है, ये जैसे ही गामा रे फोटॉन किसी भी हेवी न्यूक्लियस के करीब आता है, तो हेवी न्यूक्लियस के करीब आने से ये दो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक पॉजिट्रॉन बनता है।
अब ऐसा क्यों होता है, इसके रीज़न बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसके रीज़न्स आपके पास है भी नहीं कि ऐसा क्या होता है कि न्यूक्लियस के करीब आने से ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में चला जाता है। सिंपली आप ये कह लें कि विसिनिटी में आने के बाद ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में आता है और उसके बाद ये अपने आप को तब्दील कर देता है गामा रे फोटॉन। बाकी रियल रीजन जो होते हैं वो हमारे पास ना है, ना ही इसके अंदर डीप के अंदर दिया हुआ है। सिंपली आप इसको इस तरह से लें कि जब 1.02 एमई वाला गामा रे फोटॉन हेवी न्यूक्लियस की विसिनिटी में आता है, ये तो ये अपने आप को तब्दील कर देता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर के अंदर। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो पेयर प्रोडक्शन है। अब ये जो पेयर प्रोडक्शन है इसके अंदर पार्टिकल और एंटी पार्टिकल बनते हैं बेटा। आप इसको कह सकते हैं कि पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो होता है वो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आप कह सकते हैं इन पेयर प्रोडक्शन, इन पेयर प्रोडक्शन पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल इज फॉर्म्ड। ठीक है, इसके अंदर पेयर प्रोडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है और पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल बनते हैं। अब इसकी मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करते हैं बेटा कि इसके अंदर कम से कम एनर्जी 1.02 एमईवी क्यों चाहिए, इससे कम एनर्जी वाला पेयर प्रोडक्शन क्यों नहीं करेगा, या इससे ज़्यादा वाला क्या करेगा। जैसे बेटा हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर पढ़ा था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला फोटॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा। फोटॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने के लिए वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले फोटॉन के अंदर एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होती है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला फोटॉन इलेक्ट्रॉन को सिर्फ निकालता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं देता, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले फोटॉन के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को आज़ाद करवाता है, आगे काइनेटिक एनर्जी नहीं दे पाता। आगे काइनेटिक एनर्जी देने के लिए ज़रूरी है कि एनर्जी हो, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो उसे खींचता है, बाकी आगे उसको मूव नहीं करवाता। तो बेटा इसी तरह से जो पेयर प्रोडक्शन के अंदर दो मास बनते हैं, यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रही है। गामा रे फोटॉन होता है, लाइट होती है, और ये लाइट इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के पास मास होता है। इसलिए बेटा ये जो होते हैं ये मास में एनर्जी की कन्वर्जन हो रही है। इसको आप मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। आप इसको सिंपली लिख सकते हैं कि मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी इसको कहा जाता है बेटा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मास में। तो बेटा इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बनता है और दूसरा पॉजिट्रॉन बनता है, दो मास बनते हैं, और इन दो मासेस को बनाने के लिए एक मखसूस एनर्जी चाहिए। वो आइंस्टाइन ने कहा था किसी मास को बनाने के लिए एनर्जी होती है E=mc²। तो बेटा अगर 1.02 एमईवी एनर्जी होगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास बन सकता है। अगर इससे कम एनर्जी होगी
तो इतने दो मासेस नहीं बन सकते, क्योंकि एनर्जी उतनी होनी चाहिए जितना मास बनना है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पास दो मासेस होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का मास, दूसरा पॉजिट्रॉन का मास। दोनों मासेस को बनाने के लिए कम से कम एनर्जी 1.02 एमईवी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक रूम बनाना चाहते हैं और उसकी आप मखसूस लेंथ और विड्थ रखना चाहते हैं, इतनी लेंथ हो, इतनी विड्थ हो, इतनी खिड़कियाँ हो, ये डोर हो, तो उसके लिए आप कैलकुलेशन करते हो। फॉर एग्जांपल आपकी कैलकुलेशन में आते हैं कि उसके लिए 30,000 ब्रिक्स चाहिए। तो वो रूम बनाने के लिए आपको 30,000 ब्रिक्स चाहिए, तब जाके आपका डिजाइन रिक्वायर्ड जो होगा डिजाइन वाला रूम बनेगा। अगर जो आपने डिजाइन सोची हुई है उसको बनाने के लिए अगर 30,000 ब्रिक्स चाहिए, तो वो कभी भी 15,000 ब्रिक्स पे नहीं बनेगी। और दूसरा रूम बन सकता है, बाकी उस जैसा जो 30,000 की डिजाइन वाला है वो उसी पे बनेगा। तो इसी तरह से बेटा इसमें से दो मास बनते हैं। इन दोनों मासेस को बनाने के लिए कम से कम एनर्जी कितनी चाहिए? 1.02। अगर होगी तो दो मास बनेंगे, क्योंकि आइंस्टाइन कहते हैं कि एनर्जी से मास बनता है। जाहिर है एनर्जी से मास बनता है, तो उतने जो मास बनाना है उतनी एनर्जी हम देंगे ना। इसलिए आप कहोगे कि इसके अंदर इतनी एनर्जी जरूरी इसकी होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड positron are equal to 1.02 eV energy. Therefore, at least 1.02 eV energy equivalent, is required for this purpose. ठीक है बेटा। अब इसके अंदर इनके दोनों मासेस के जो होते हैं वो ये होती है हमारे पास एनर्जी इज इक्वल टू एम नॉट टी स्क्वायर प्लस हो जाएगी, इसके अंदर दो पार्टिकल बनते हैं बेटा, टोटल एनर्जी हो जाएगी बेटा एम नॉट टी स्क्वायर प्लस एम नॉट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1.02 एमपीवी बेटा। यहाँ पे मास जो होगा ये 9.1 पावर माइनस 31 किलोग्राम होगा, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ पॉजिट्रॉन इतने होते हैं बेटा। अगर आप रखोगे तो कितनी आ जाएगी एनर्जी? 1.02 एनर्जी आ जाएगी, इसलिए जरूरी। अब अगर 1.02 से ज़्यादा होगी बेटा, अगर 1.02 से ज़्यादा होगी ना, तो बाकी एनर्जी किसमें चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉजिट्रॉन होगी। अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर 1.5 है एमईवी, तो बेटा 1.02 से ये दोनों पार्टिकल बनेंगे, बाकी रिमेनिंग एनर्जी किसमें चली जाती है? रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बन जाती है। तो आप कहोगे इफ एनर्जी ऑफ गामा रे इज ग्रेटर देन 1.02 एबीवी, then 1.02 ABV is used to generate electron and positron, and rest of energy becomes kinetic energy of electron and positron। इसके अंदर बेटा अगर 1.02 एमईवी से ज़्यादा एनर्जी है तो उसमें
1.02 एबीवी एनर्जी जो होती है वो दो पार्टिकल बनाने में काम आएगी। रिमेनिंग एनर्जी किस में चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। अब बेटा यहाँ पे एक बात आपके हो सकता है माइंड में हो कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्यों बनते हैं? दो इलेक्ट्रॉन बनते हैं, दो इलेक्ट्रॉन के मास भी 1.02 एबीवी होगा। दो पॉजिट्रॉन बन जाए उनका भी 1.02 एबीवी हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ही क्यों बनते हैं? दो इलेक्ट्रॉन बन जाए, दो पॉजिट्रॉन बन जाए, तो भी बात तो वही है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास इक्वल है। तो होना ये चाहिए कि अगर दो इलेक्ट्रॉन बनाने तो भी 1.02 एबीवी चाहिए, दो पॉजिट्रॉन बनाने तो भी 1.02 एबीवी चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ही क्यों बनते हैं? बेटा ये बनते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहती है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर बिफोर रिएक्शन चार्ज आफ्टर रिएक्शन चार्ज बराबर होनी चाहिए। अब फोटॉन है बेटा न्यूट्रल पार्टिकल, और न्यूट्रल पार्टिकल जो होता है उसके ऊपर चार्ज जीरो होती है। अगर उसमें दो इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो बिफोर रिएक्शन तो टोटल चार्ज जीरो, आफ्टर रिएक्शन चार्ज जीरो नहीं होगी, नेगेटिव बन जाएगी। अगर दो पॉजिट्रॉन बनेंगे, प्रोटॉन का कह रहे हैं ना, प्रोटॉन की रीजन आप लिखते हैं जिसमें ये लिखा है ना कि इलेक्ट्रॉन की जगह पे प्रोटॉन होगा। ऐसे कामों का बीच में तभी तो हम कहते हैं ना, कामों का बीच में ऐसी बातें करते हैं या स्क्रीन शेयर करते हो या ऐसी बातें करते हो। प्रोटॉन की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे पॉजिट्रॉन की बात हो रही है। तो देखिए अब ये जो दो अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनते हैं ये फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फोटॉन की चार्ज जीरो होती है, अगर बाद में दो इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं तो बाद में चार्ज जीरो नहीं होगी। अगर बाद में दो इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं या पॉजिट्रॉन बन जाते हैं तो बाद में जो होगी बेटा चार्ज की कंजर्वेशन नहीं होगी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए होता है। ठीक है, तो आप लिखोगे कि टू अपोजिटिवली चार्ज particles, electron and positron, electron and positron are formed due to conservation of charge, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन तो अपोजिटली चार्ज चार्जेस जो बनती है ये फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बनती है। ठीक है, अब दूसरी बात बेटा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। बेटा ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कभी भी अपोजिट नहीं जाएंगे, ये हमेशा सम एंगल पे जाएंगे। अपोजिट क्यों नहीं जाएंगे बेटा? अपोजिट इसलिए नहीं जाएंगे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप देखते हैं बेटा पहले फोटॉन आ रहा है तो फोटॉन अकेला पार्टिकल है, इसका मोमेंटम होगा। और अगर यहाँ पे दो पार्टिकल बनते, एक नीचे आ जाता है एक ऊपर चला जाता है, तो बेटा बाद में उन दोनों का मोमेंटम अपोजिट होगा और अपोजिट मोमेंटम जीरो हो जाएगा। जैसे गन और बुलेट वाला सिस्टम होता है, बुलेट आगे मूव करती है, गन पीछे मूव करती है, तो मोमेंटम क्या हो जाता है? जीरो। तो बेटा अगर हम देखेंगे तो पॉजिट्रॉन, सॉरी ये जो फोटॉन होता है इस तरह से बेटा, इस तरह आ रहा है, तो इस फोटॉन की बेटा एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है इस तरह से, जीरो नहीं है। तो बेटा हमने हमने पढ़ा है कि फोटॉन के मोमेंटम का फार्मूला भी हमने पढ़ा है कि मोमेंटम जो होता है वो हमने कप्तान इफेक्ट के अंदर पढ़ा था कि एक्सरे के मोमेंटम का फार्मूला क्या है, एच होता है। तो अगर ये फोटॉन आ रहा होता है तो इसका पहले मोमेंटम होता है। अब अगर ये दोनों अपोजिट चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे तो दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो।
तो अगर पहले मोमेंटम है, बाद में मोमेंटम अगर दोनों का जीरो हो जाता है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं होगी। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करते। ये जो होते हैं ये सब एंगल पे मूव करते हैं। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बेटा, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन बेटा, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन मूव at some angle, at some angle for conservation of momentum, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से होगा बेटा, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। अब बेटा इस हेवी न्यूक्लियस का काम क्या होता है? इस हेवी न्यूक्लियस का काम होता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हिस्सा लेना। ये जो होता है ये सब एनर्जी और मोमेंटम शेयर करता है। तो कंजर्वेशन के अंदर इसको भी कंसीडर किया जाता है, बिफोर एंड आफ्टर। आफ्टर के अंदर तीन पार्टिकल कंसीडर किए जाते हैं, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो टोटल एनर्जी बिफोर होती है गामा रे फोटॉन के अंदर, बाद में किसके अंदर होती है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और हेवी न्यूक्लियस। ठीक है, तीन के पास होती है। मोमेंटम जो होता है ना वो भी तीनों के पास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में तीनों कंसीडर किए जाते हैं। तो हेवी न्यूक्लियस, हेवी न्यूक्लियस, heavy nucleus plays a role in conservation of momentum and also shares some energy। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी हिस्सा लेता है और सम एनर्जी भी शेयर करता है बेटा। आखिरी बात इसकी कि बेटा पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन does not take place in space। बेटा स्पेस में क्यों नहीं होती? बिकॉज एब्सेंस ऑफ हेवी न्यूक्लियस। बेटा स्पेस के अंदर तो न्यूक्लियस होता नहीं, गामा रे हो सकते हैं लेकिन न्यूक्लियर तो नहीं होते। स्पेस मीन्स वैक्यूम, वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होगा। तो बेटा ये आप कह सकते हैं कि ये जो होगा ये स्पेस के अंदर टेक प्लेस नहीं करता, ये जो पेयर प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो पेयर प्रोडक्शन जो होती है वो न्यूक्लियस जो है वो स्पेस के अंदर नहीं होगी। तो ये होगी हमारे पास बेटा पेयर प्रोडक्शन। मैं इसकी आखिर में इक्वेशन लिख देता हूँ बेटा। इसकी इक्वेशन ये होती है बेटा, इसकी ये इक्वेशन होती है बेटा कि फोटॉन आता है, उसकी एनर्जी होती है एच न्यू। ठीक है बेटा, ये जो एच न्यू होती है ये इसमें से बेटा दो पार्टिकल बनते हैं, इसमें से दो पार्टिकल बनते हैं, या फिर तो अलग से कर दे बेटा, एफ नॉट सी स्क्वायर बेटा। इलेक्ट्रॉन बनता है प्लस, इसमें से काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बनती है प्लस, इसमें एफ नॉट सी स्क्वायर एनर्जी जाती है पॉजिट्रॉन के लिए, प्लस इसमें से काइनेटिक एनर्जी बनती है पॉजिट्रॉन के लिए। ठीक है, ये इसको आप इक्वेशन में लिख सकते हैं कि इसके पास जो एनर्जी 1.02 होती है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का मास को बनाने में एनर्जी जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनती है पॉजिट्रॉन का मास बनाने में, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन के लिए इस्तेमाल होती है बेटा। अब इसका एक और रिवर्स प्रोसेस होता है बेटा, जिसको हम कहते हैं कि ये एनिलेशन है बेटा। अब इसका एक और प्रोसेस भी होता है जिसको हम कहते हैं एनिलेशन ऑफ मैटर बेटा। ठीक है, अब एनिलेशन को देखते हैं कि एनिलेशन के अंदर क्या होता है बेटा।
ये होता है बेटा, इसके बाद अब हमारे पास इसी टॉपिक के अंदर है एनिलेशन ऑफ मैटर बेटा। एनिलेशन ऑफ मैटर के अंदर क्या होता है, या एनिलेशन ऑफ मैटर क्या बताती है बेटा? एनिलेशन ऑफ मैटर हमें बताती है ये बेटा रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर ये होता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, एंटी पार्टिकल, और पार्टिकल और एंटी पार्टिकल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये वापस फोटॉन में कन्वर्ट होता है। जैसे इस प्रोसेस के अंदर आपने देखा कि गामा रे फोटॉन जो होता है, ये गामा रे फोटॉन जो होता है ये दो पार्टिकल में तकसीम होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब आपस में मिलेंगे ना तो वापस फोटॉन बन जाएंगे। तो ऐसी फिनोमेना जिसमें दो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से फोटॉन बने, तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है एनिलेशन ऑफ मैटर। जिसके अंदर जो होती है बेटा कन्वर्शन ऑफ मास इंटू एनर्जी होता है बेटा। इसके अंदर कन्वर्शन ऑफ मास इंटू एनर्जी होता है। पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल बेटा, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कंबाइन टू फॉर्म फोटॉन बेटा। ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर फोटॉन बनाते हैं। तो ऐसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है बेटा? एनिलेशन ऑफ मैटर। इसमें ये होता है बेटा, इसमें ये होता है कि इस तरह से बेटा, इस तरह से एक पॉजिट्रॉन आ रहा होता है बेटा इस तरह से, और एक अगर आ रहा है इलेक्ट्रॉन इस तरह से, ठीक है। ये जब आपस में इस तरह से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में कंबाइन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अगर आपस में कंबाइन होंगे तो कंबाइन होने के बाद ये इस तरह से दो फोटॉन बनाते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ दो फोटॉन बनते हैं बेटा, और हर एक फोटॉन की एनर्जी कितनी की होती है बेटा? 0.51 एमईवी होती है इसकी, और 0.51 एमईवी इसकी होती है। क्योंकि बेटा इन दोनों की एनर्जी 1.02 एमईवी होती है, इससे दो बनते हैं, तो आधी इलेक्ट्रॉन को मिलती है और आधी किस, सॉरी, आधी एक फोटॉन को मिलती है और आधी किसको मिलती है? दूसरे फोटॉन को। तो आप कहोगे टू फोटॉन्स एटलीस्ट, इससे ज़्यादा बन सकते हैं लेकिन एटलीस्ट टू फोटॉन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। दो जो होते हैं वो फोटॉन होते हैं हैविंग मिनिमम एनर्जी। इससे ज़्यादा हो सकती है बेटा लेकिन हैविंग मिनिमम एनर्जी 0.511। ये दो फोटॉन बनते हैं और ये फोटॉन अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए जाते हैं क्योंकि मोमेंटम की कंजर्वेशन होती है। दोनों पार्टिकल अपोजिट